बता तो दिया ही है, इसका मैकेनिज्म देख लो। देखो भैया, हेडिंग डालो डी कार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, रिएक्शन जो है इसकी वो हम लिख दे रहे हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था। अगर कोई हम एसिड लेते हैं RCOOH और सोडा लाइम की प्रेजेंस में उसको हीट कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा था, सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO, लाइव कर देना, NaOH प्लस CaO, तो क्या यहां से CO2 निकल जाता है, और ये जो CO2 निकलता था वो NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना ले रहा था। तो इसका मतलब हमको यहां मिलता था एल्केन और साथ में सोडियम कार्बोनेट। ये हमारी रिएक्शन थी, इसमें कोई समस्या नहीं। क्या होगा, कई बार वो पूछ लेगा कि डीकार्बोक्सिलेशन कौन जल्दी करेगा और कौन देर से करेगा, तो उसके लिए आपको समझना है। पहला पॉइंट लिखिएगा, यहां NaOH के दो मॉलिक्यूल लगते हैं, कितने, दो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे। ये आपका RCOOH है, NaOH का पहला मॉलिक्यूल लेकर आए, ये NaOH का फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो NaOH क्या है, बेस है, बेस का काम होता है एसिड से H+ निकालना, तो इसका मतलब ये यहां से H+ निकाल लेगा, और जैसे ही H+ निकालेगा तो वाटर निकल जाएगा, और तुम्हारे पास यहां मिलेगा R C डबल बॉन्ड O O-। अब ये O- बेटा यहां पर अटैक करता है, और ये R की तरीके निकलता है, यानी CO2 गैस यहां पे इवॉल्व होती है। तो इसका मतलब यहां से क्या CO2 निकलेगी अब, और तुम्हारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, R-। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। R- मतलब कार्ब एनायन बना है या कार्बेनायन बना है, और ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है। यानी आपसे पूछा जाए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो आपको याद रखना है कौन बनता है, R-। इतना उतारिए, इतना नोट करिए। मैकेनिज्म लिखा दे रहे हैं, मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चले बेटा, अब यहां तक करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकला है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, है ना, और NaOH का सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हैं, ये NaOH का सेकेंड मॉलिक्यूल, इसकी प्रेजेंस में ये CO2 का मॉलिक्यूल इस तरीके से अगर ब्रेक होगा तो कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है बात। तो NaOH का मॉलिक्यूल जब इसके पास जाएगा तो यहां पर हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, ONA-
और H प्लस में, या Na प्लस OH माइनस ले लो, चलो जो तुमको आता है, ये तो पता है ना, उठा के जोड़ दो जरा, बताओ। तो C डबल बॉन्ड O तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर आया है O माइनस, तो O माइनस के बगल में कौन आएगा, Na प्लस, और इस कार्बन को मिलेगा OH माइनस, यानी कि OH। ठीक है ना। ये तुम्हारा बन गया। अब जो तुम्हारा R माइनस यानी इंटरमीडिएट बना है बेटा, ये R माइनस, ये R माइनस क्या करेगा, इस एसिड का H प्लस निकालता है। तो अगर ये इसके H प्लस को निकालेगा तो यहां से क्या आपको एल्केन मिलता है, तभी R सिंगल बॉन्ड H, और जाहिर सी बात है यहां पर O माइनस हो जाएगा। तो यहां पर जो NaOH था, इसने जब यहां से H प्लस निकाला था, तो क्या यहां एक Na प्लस बाकी रह गया था, वो Na प्लस इसके साथ मिलकर बनाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस तो एक तरफ था ही, दूसरी तरफ भी हो जाएगा O माइनस Na प्लस। क्लियर बात, जिसको आप बोल रहे हैं Na2CO3, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, जो कि बाई प्रोडक्ट है। तो ये फुल मैकेनिज्म है सर। पहले NaOH H प्लस निकाल के RCOO माइनस बनाएगा, उसके बाद CO2 गैस इवॉल्व होते ही कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट बनेगा, NaOH का दूसरा मॉलिक्यूल जो CO2 निकली है उसके साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बनाएगा, R माइनस वहीं से H प्लस लेके एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। और ये पूरी रिएक्शन हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, एल्केन। और क्या आपने जो एसिड लिया था, एक H प्लस कम, एक कार्बन आपको कम मिला है, यानी कि मैंने कल लिखवाया है नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं। क्लियर है बात। अब पेपर में सवाल आएगा कि जो भी आपकी ये सोडा लाइम वाली रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन आप करा रहे हैं, इसमें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो लिखिएगा रिएक्टिविटी ऑफ RCOOH directly proportional to stability of R माइनस। यानी पूछा जाए अगर कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देगा, तो जवाब होगा जिसमें R माइनस ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। क्लियर है मामला। और आपको एक बात याद होनी चाहिए, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, R माइनस का मतलब कार्बन आयन है या नहीं है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवा रखा है, उल्टा ऑर्डर होता है यहां पर, सबसे ज्यादा 1 डिग्री वाला स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। होता था या नहीं होता था, तो ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, और फिर 3 डिग्री। वन डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चले बेटा, अब इस पे सवाल कर लेते हैं। सवाल का मामला क्या है,
आपसे पूछा जाएगा सोडा लाइम के साथ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, तो भी आप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कौन जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देगा विद सोडा लाइम, तब भी आप क्या देखेंगे, R माइनस। क्वेश्चन लिखिएगा, विच इज मैक्सिमम रिएक्टिव, विच इज मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स सोडा लाइम, टूवर्ड्स सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ अगर रिएक्शन करा रहे तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है। पहला ऑप्शन बेटा आपको दिया गया CH3COOH, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया CH3CH2 COOH, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया CH3 CH CH3 COOH, चौथा ऑप्शन आपको दिया गया CH3 C CH3 CH3 COOH। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे। सवाल करने का तरीका देखना। पहली चीज क्या लिखा हुआ है, सोडा लाइम। सोडा लाइम अगर लिखा है तो इसका मतलब आप डीकार्बोक्सिलेशन करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन कराते समय CO2 निकल जाता है, कार्बेनाइन बनता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, COH को कट करके जो कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है उस पे माइनस चढ़ा दीजिए। तो क्या ये काम आप यहां करेंगे, कर लीजिए सर, साथ साथ करिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि क्या किया था आपने। सब पे बना लो गुरु। चले, देखो जरा, अब हमको ये बताओ, क्या ये वाला जो तुमने कार्बेनाइन बनाया है, जब कार्बन किसी से नहीं जुड़ा होता तो भी 1 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या ये 1 डिग्री कार्बेनाइन बना है। यहां सर 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बेनाइन, 1 कार्बन से जुड़ा है। अच्छा ये CH3 है यार, है, ध्यान रखना, ये अभी भी क्या है, 1 डिग्री, और ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसे। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो वो वाला कट गया जो था, है? ये तो रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, हुआ है, कहाँ तक हुआ है, दिखा जरा। चलो ठीक है, एक सवाल कम भी रहेगा तो चल जाएगा, मैनेज कर लेंगे। चलिए सर, पहले तो रिएक्शन लिखिएगा। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं सर, बोला जा रहा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का। सॉल्ट मतलब क्या होता है सर, RCOO माइनस, RCOO माइनस, Na प्लस ले लो, या इसकी जगह पर K प्लस ले लो, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होगा। बोले वो क्या करता है, एल्केन देता है। एल्केन देने में एक अच्छी बात क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलता है। कैसा मिलता है सर, इवन नंबर। इसका मतलब
वुड्स रिएक्शन में भी क्या मिलता था, इवन नंबर, तो ये इसमें सेम मिलता है सर, अंडरलाइन कर लीजिए, हेडिंग डालिए कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, लिखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जो हम बता रहे हैं वो लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एल्केन। पहला सवाल इसी बात पर आ जाएगा, क्या सर, कि एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कहां पर बनते हैं, कैथोड पर। NaOH और हाइड्रोजन गैस ये चीजें कहां पर निकलती है, एनोड पर। सॉरी उल्टा हो गया, वो एसिड है ना, ये एनोड पर बनेगा और ये कैथोड पर बनेगा बेटा, ये एनोड है और ये कैथोड है। अभी हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, पहले मेन बात याद रखनी है। जो बार बार बोला जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आना चाहिए। सोडियम या पोटेशियम का एसिड का सॉल्ट लो, दो मॉलिक्यूल लेके इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आर आर आपस में मिलकर एल्केन बनाते हैं सर, CO2 गैस निकलती है, एक्वस है तो वाटर और Na+ मिलकर NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पर बनता है, NaOH और हाइड्रोजन कैथोड पर बनता है। क्लियर है मामला, इतनी बात आपको आनी चाहिए सर। अब हम यहां पर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने आपके सामने बोला कि 2 टाइम्स CH3COO माइनस Na+ है, तो आप समझदार हैं आपकी, ये 2 बार आप लिखेंगे इसको, और आप इसका करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन R होता था या नहीं होता था, तो ये R R के साथ जुड़ेगा, यानी कि पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद क्या यहां से CO2 निकलता था, यानी साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। ये दोनों लोग कहां पर बनेंगे, एनोड पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। उसके बाद जो Na+ बचा, क्योंकि आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते थे तो वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता था, और ये आपको कहां मिलता था, कैथोड पर। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का एसिड का लेकर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। एल्केन कहां बनता है, एनोड पर। NaOH कहां बनता है, कैथोड पर। ये पहला तो ये ध्यान रखना है। तो आज बहुत दिक्कत कर रहा है ना। अब इसके बाद इसकी मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, इन्होंने अपना लिखा है, आप हमारी तरीके लिखिए। पहले तो पता होना चाहिए कि बनाना कैसे है, उसके बाद तो मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म से फायदा ये हो जाता है कि जो प्रोडक्ट आप सारी रिएक्शन याद नहीं कर सकते, लेकिन मैकेनिज्म में अगर इंटरमीडिएट पता चल गया
तो फिर आप ज्यादातर चीजें बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके लिए मैकेनिज्म आना चाहिए। अब इन्होंने बोला कि अगर हमने, यही रिएक्शन है सर, मैं इस रिएक्शन का ही यहां पर मैकेनिज्म लिख रहा हूं सर, इसका एग्जांपल लिया है। क्या बोला गया कि सबसे पहले हमने लिया 2 टाइम्स CH3 COO माइनस Na प्लस, यानी सोडियम एसिटेट का सॉल्ट लिया है, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो सबसे पहले तो क्या ये आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होगा तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स CH3 COO माइनस और साथ में 2 टाइम्स Na प्लस। एक्वस का मतलब वाटर है, ये आपको पता होना चाहिए, बना लीजिए। अब हम इसको 2 जगह ले जाएंगे, कहां कहां? इधर ले चलेंगे कैथोड एनोड, अब हमने इसके 2 पोर्शन में बांट दिया। मान लो मैंने बोला कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एनोड है, देखना भैया, और यहां पे हम कैथोड मान रहे हैं, ठीक है। अब इधर सुनो, अगर तुम्हें याद हो तो एनोड जो होता है वो कैसा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है? नेगेटिव। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। याद करिए, सब पढ़ाया है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर बेटा हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। क्लियर है मामला? ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन मानेंगे। रिडक्शन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहां तो ऑक्सीडेशन नंबर देख नहीं पाएंगे। बनाओ जुगाड़। चले, एनोड पर कौन आएगा? बोलो, एनोड पर कौन आएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसपे माइनस हो, बोलो। तो ये कहां आएगा? एनोड पर। अरे तोड़ा है इसी को, बस ये तो लिखा है इधर उधर हमने। एनोड पर कौन आएगा? निगेटिव वाला। तो CH3 COO माइनस, 2 टाइम्स लिया हमने CH3 COO माइनस। अब सुनना, क्या एनोड पर इनको इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने अंदर से? तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालते ही इनके पास फ्री रेडिकल हो जाएगा? यानी इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ये होगा, CH3 COO फ्री रेडिकल 2 बार। बोलो भैया, बना लो यार। माइनस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, एक उसका खुद का है। बाहर वाला चला गया तो खुद वाला तो दिखाओगे ही ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, बाकी के लोन पेयर दिखाए नहीं जाते हैं सर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या होगा? ये जो 2 फ्री रेडिकल बने हैं सर, CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये क्या करेंगे? ये जो कार्बन और CH3 के बीच का बॉन्ड है, इसका भी होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक मतलब दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या यहां पर कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड O बना लेगा। यानी कि कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 लेके चल रहे हो सर। CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा? 2 टाइम्स CH3 फ्री रेडिकल। क्या यहां फ्री रेडिकल बनता है सर? तो ध्यान रखिएगा, यहां बीच में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अब फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है आपस में ऐड होने की। तो 2 फ्री रेडिकल है, तुमने वुड्स रिएक्शन में खूब कराया है।
क्या CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे या नहीं कर देंगे, जिसको नाम अगर यहां दे तो क्या इथेन बोला जाएगा? बोलिए सर। तो ये पोर्शन कहां पर है? इतना पोर्शन एनोड यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कैथोड पर याद रखना, तुम्हारे पास कौन आदमी बचा है? Na+ और एक्वस में कौन है? वाटर। तो कैथोड पर क्या होगा देखो, Na+ वाटर के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaOH प्लस H+। समझ में आता है तुमको? अरे यार Na+ वाटर से OH- ले लेगा तो बनाएगा NaOH प्लस H+। अब सुनना, अगर यहां पर बात करें तो तुम्हारे पास Na+ है कितने? 2। तो अगर 2 Na+ है तो तुम यहां पर इसी प्रकार से 2 वाटर ले लो, तो कितने NaOH बनेंगे? 2। तो H+ भी कितना बनेगा? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से देखना जरा, जब 1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। बोलो भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं तो रहते तो वहीं अंदर ही है, तो इसका मतलब ये जो 2H+ है, क्या वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा? और एक्सेप्ट करके कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाता है या नहीं कहलाता है? तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है मामला? स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। अच्छा, किताब वाले क्या किए हैं, इसको बढ़ा दिए हैं। पहले वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया तो OH-, बात लास्ट में वही है। बात समझ में आई? ये ज्यादा आसान तरीका है, इससे ज्यादा तुम्हें आसानी से चीजें समझ में आएंगी। इधर देखिए, इन्होंने बाकी के भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दिखा रखे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए हमने वो एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया है। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, इधर अगर कोई हमसे पूछे मोटा मोटी बात, तो इस पूरे खेल में क्या हुआ है? हमने सॉल्ट लिया, जिस चीज का भी सॉल्ट लिया उसमें जो पार्ट COO- Na+ के बाद बचता है वो आपस में जुड़कर क्या, जब जुड़ता है तो फ्री रेडिकल बनता है वहां पे। तो ये सब पढ़ने के बाद इतना तुम्हारी समझ में आ रहा है सर? अब अगर कोई मुझसे पूछे कि होता क्या है, सुनना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब बढ़िया बढ़िया सवाल करने के लिए। जैसे वहां तुम क्या कर रहे थे, COOH में CO2 काट दे रहे थे, अब तुम यहाँ माइनस लिख दे रहे थे, अब तुम यहां क्या करोगे? किसी ने कहा भैया इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तुमने कहा ठीक है करा रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले इसको भगाओ। तो बोले यहां फ्री रेडिकल होगा, कितने हैं? 2। जोड़ो, इथेन बनाओ। कल को दोनों सॉल्ट अलग अलग ले लिए, कट्टम मारा, दोनों में फ्री रेडिकल बनाया, अब बोले जोड़ दो, बात खत्म। अब एक बात ये बताओ, जब भी ये लेंगे 2 बार लेंगे, तो क्या यहां कभी मीथेन बन पाएगा? मीथेन बनाने के लिए तो आधा आधा कार्बन चाहिए होगा दोनों तरफ से, वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां क्या लिखा गया? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और पूछा है वाई। वाई का मतलब ये है, मीथेन लेने के लिए देखो, अगर तुम मीथेन लेते, देखना जरा, तो एक तुमको बढ़िया चीज बताएं, थोड़ी बुद्धि लगाना। यहां अगर मैं लिखूं 2 टाइम्स और मैं ये सॉल्ट ले लूं और मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दूं, प्रोडक्ट बताओ देखकर। पहली चीज,
इतना आदमी गया। सुनना, इसको अगर भूल जाओ, इसको अगर भूल जाओ तो क्या बनना तय है हर बार? CO2, NaOH और हाइड्रोजन तो बन ही रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन तो वाटर से निकल के बन रहा है सर, उसका सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सर अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो क्या अब ये वाला H जो है ये फ्री रेडिकल की तरीके टूट के निकलेगा? तो अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन दो जगह लिखी जाएगी ऐसे। ये वाली जो कैथोड पे निकलती आ रही थी सदियों से वो निकल ही रही है, लेकिन अब कहां निकलेगी? एनोड पर भी। यानी कोई एल्केन फेल्केन नहीं बनेगा, बल्कि आप कहेंगे कि अगर आप किसका लेते हैं, सोडियम फॉर्मेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको नाम बोलिए सर, इसका क्या नाम बोलोगे? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मिक एसिड होता है, क्या बोलेंगे? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर एनोड पर भी हाइड्रोजन और कैथोड पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मीथेन तो कभी किसी कीमत पर बनने वाला नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस उतार लीजिए, कल 10 बजे से पढ़ाएंगे, किसी के सवाल और कराएंगे, ठीक है ना? और आगे का देख के आना। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो एक बार। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि 1 से लेकर 4 कार्बन तक, यानी कि मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक की बात करें तो गैसेज होती हैं। C5 से C17 तक सब लिक्विड है, और C17 से ज्यादा कार्बन वाले एल्केन में सबके सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्लियर बात? मैंने आपको एक चीज कल पढ़ा भी रखी थी, क्या? जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक नेचर याद आया या नहीं आया? कल की क्लास में बातचीत हो रही थी, तो वो सब कहानी है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? तो कल हम लोग इसी के कुछ सवाल करेंगे। यानी इसमें हमको हर बार क्या बना लेना है? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल के अंदर एक प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? आपस में कंबाइंड होने की। तो जब भी बनेगा तुरंत ही जुड़ जाएगा।